सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया है एक बार गो थ्रू कर ले पूरा का पूरा, और उसमें जिन जिनको डाउट्स है तो यूनिट में 4 पीएम, ठीक है, यूनिट में 4 पीएम जिसको भी जो भी मैं टॉपिक्स बोलते जा रहा हूँ उसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो 4 पीएम को, ठीक है, 4 पीएम से अप्रोक्सीमेटली 4:30 पीएम तक कि मैं पर्सनली मैं अवेलेबल तो रहता हूँ इस टाइम पर, ठीक है। बाकी इसके बाद फिर रक्षा जी रहती है 4:30 के आगे, फिर उधर 5:30-6 बजे तक के, ठीक है। तो यूनिंग टाइम पर ये टाइम है उनके लिए जिनको एक्स्ट्रा टाइम कवर करना है या एक्स्ट्रा टाइम आना है वो आ सकता है, ठीक। चलो अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या बात कही है या क्या क्या डिस्कशन किया है। पहला हमारा यूनिट नंबर 1 था जिसके अंदर मोस्टली चांसेस किसके आने के हैं, थ्योरी पोर्शन के। सबसे ज्यादा चांसेस क्या है इसमें से, थ्योरी पोर्शन आने के। मैंने टॉपिक्स डिस्कस कर रखे इसके अंदर क्या क्या थ्योरी में आएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 से रिवीजन स्टार्ट किया था हमारा, जहां से प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के आपके पूरे पूरे चांसेस है। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने मीन का टॉपिक कवर किया था, सभी को क्लियर है मीन। उसके बाद हम लोगों ने मीडियन के बारे में देखा था एंड मोड के बारे में देखा था। ये जितने भी आप कैलकुलेशंस देखते हुए चले हमने तीनों सीरीज में देखा था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। और अगर आप लोगों का 16 मार्क का अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न अगर रहता है, ठीक है, मैं एक बार अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की अगर बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिवर्सिटी के हिसाब से पेपर पैटर्न ऐसा है ए बी उसके और में सी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का ऐसा पेपर पैटर्न है। यहाँ पक्का होता है कि थ्योरी आएगी, यहाँ पक्का है कि न्यूमेरिकल आएगा, और यहाँ पक्का है कि 16 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और अगर मान लो आपके कॉलेज के अंदर भी रिस्पेक्टिव टीचर्स ने अगर सेम फॉर्मेट को अगर मतलब सेम पेपर पैटर्न को अगर यूज किया तो फिर कंफर्म है कि यहाँ पर 16 मार्क ले क्या डिजर्व करता है, मीन मीडियन मोड का, मीन मीडियन मोड का कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली पूछता ही पूछता है 16 मार्क्स के लिए। मतलब ये प्रिडिक्टेबल पेपर हो जाता है फिर आप लोगों के लिए अगर ये पेपर पैटर्न, इसलिए कल मैं बोल रहा था कि पेपर पैटर्न एक बार क्लियर कर लो। अच्छा, दूसरा पेपर पैटर्न क्या हो सकता है जो पीएफएम या फिर अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो होता है, दूसरा एक जो आपके पास पेपर पैटर्न हो सकता है ए बी, ये भी 8 मार्क के लिए, ये भी 8 मार्क के लिए, इसके और में सी और डी ये भी 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, ठीक है। अगर इस तरीके से पेपर पैटर्न आता है तो फिर ऑब्वियस है कि जो यूनिट नंबर 2, 3, 4 है वहां से तो न्यूमेरिकल ही आएंगे। मतलब यहाँ भी न्यूमेरिकल पूछेगा, यहाँ भी न्यूमेरिकल पूछेगा, इधर एक आधा कहीं तो भी थ्योरी पूछ लेंगे और एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर क्वेश्चन नंबर 1 का पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और वो जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसके लिए ए बी सी डी, जिसमें रेंडमली वो थ्योरी, पहले तो क्वेश्चन जनरली थ्योरी का ही रहेगा, बाकी 3 जगह पर क्या रहेंगे आपको न्यूमेरिकल्स, राइट। तो एक बार मैंने ओवरव्यू करवा दिया पेपर पैटर्न्स। तो मीन मीडियन मोड कंटीन्यूअस सीरीज सबसे ज्यादा आपका फोकस वाला टॉपिक रहेगा। ओके, उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने गो थ्रू किया था, हार्मोनिक मीन पढ़ा था, और देन उसके बाद फिर वेटेड, वेटेड के अंदर हम लोगों ने तीनों भी देखा था क्या, अरिथमेटिकल मीन से भी वेटेड निकालना सीखा था, ज्योमेट्रिक मीन से भी देखा था, एंड हार्मोनिक मीन से भी हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा था। यूनिट नंबर 1, 2 के अंदर हम लोगों ने इतने टॉपिक्स कवर किए थे, ये टॉपिक कितने हैं, दैट्स उसके बाद यूनिट नंबर 3 का हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था, एंड यूनिट नंबर 3 के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले रेंज डिस्कस कर चुके हैं क्या, अगर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज डिस्कस किया था, एंड देन फिर उसके बाद क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स के अंदर एक लोअर क्वार्टाइल डिस्कस किया था, अपर क्वार्टाइल डिस्कस किया था जिसको हम Q3 और Q1 बोलते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस किया था QD, CQD डिस्कस किया था हमने, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, एंड हम लोगों ने IQR डिस्कस किया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और उसी सेम रिवीजन क्लास में, ठीक है, सेम रिवीजन क्लास में हम लोगों ने स्क्यूनेस बाय बाउले भी देखा था, करेक्ट। इतना हम लोगों ने हमारा जो डे सेकंड था रिवीजन का, आई गेस उस दिन देखा था हमने डे सेकंड में। उसके बाद हम लोगों ने कल की अगर बात करूं तो कल हमारा डे थर्ड था रिवीजन का। हम लोगों ने कल डे थर्ड में क्या क्या टॉपिक कवर किए थे, तो कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड डे, ठीक है, थर्ड डे हम लोगों ने, सॉरी थर्ड डे, कल का फोर्थ डे था, आज फिफ्थ डे है, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने कवर्ड किया था। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी, और उसके साथ साथ हमने एक स्क्यूनेस भी डिस्कस किया था, स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, ठीक है, स्क्यूनेस बाय
कार्ल पियर्सन। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कल इसी यूनिट के अंदर डे 4 मतलब हमारा जो यूनिट नंबर 3 था वो 3 दिन तक चला उसका रिवीजन, क्योंकि थोड़ा बड़ा यूनिट था नहीं है। तो डे 4 हम लोगों ने पूरा का पूरा कल किस चीज से रिलेटेड बात किया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड। कल की पूरी हमारी 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की क्लास पूरी इसी टॉपिक के ऊपर चली थी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड। एंड उसका क्या भी सीखा था हमने, एंड इट्स कोएफिशिएंट, और उसका कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा हम लोगों ने इसके ऊपर भी बात की थी। राइट, कितने टॉपिक्स कल हम लोगों ने गो थ्रू किए थे डे 4 के रिवीजन में। आज हमारा डे 5 का रिवीजन है और आज हम लोग क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है, कोरिलेशन। ठीक है, हमको क्या क्या डिस्कस करना है, कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन दो तरीके से बनता है, एक तो सिंपल कोरिलेशन जो कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका सिंपल कोरिलेशन जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, और दूसरा होता है आपका डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर। ठीक है, एक होता है आपका डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर जहां सिंपल नहीं, फिर बाइफरेटिव टेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, बाइफरेटिव टेबल की हेल्प से हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। तो हमको ये दो टॉपिक कवर करना है कोरिलेशन के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग को कौन सा टॉपिक कवर करना है इसके अंदर, प्रोबेबल एरर। ठीक है, एंड प्रोबेबल एरर के बाद हमको क्या कवर करना है, स्टैंडर्ड एरर। एंड तो उसके बाद हमको क्या कवर करना है, रैंक कोरिलेशन। लेकिन रैंक कोरिलेशन के भी अंदर हमको दो टाइप के टॉपिक्स हैं, एक सिंपल रैंक कोरिलेशन हो गया आपका। ठीक है, एक कौन सा कोरिलेशन हो गया, सिंपल, और दूसरा कौन सा हो गया, टाइट रैंक कोरिलेशन। यानी कि हमको यूनिट नंबर 4 के अंदर कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया स्टार्टिंग का 4-5 मिनट आपका लेकर कि हमने अभी तक क्या गो थ्रू किया हुआ है एंड अब क्या क्या गो थ्रू करना बाकी है। ठीक है, एंड ये सारे जो कि रेगुलर क्लासेस है, जैसे फर्दर जिनका को छूटा हुआ है तो कल मैंने आप लोगों के ग्रुप में शायद पूरी पूरी प्लेलिस्ट एक डाली हुई है, एंड उस ग्रुप वालों को सारा क्या है उसका एक्सेस है, तो मतलब आप लोग आराम से देख सकते हो। चलिए, तो अब मैं फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास, एंड बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कोरिलेशन के बारे में। तो कोरिलेशन नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोरिलेशन मतलब जो और टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता हो, रिलेशनशिप बताता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। वेयर टू और मोर वेरिएबल्स आर इंटरकनेक्टेड, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल आपस में कनेक्टेड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड, या उसी रिलेशन को क्या नाम देंगे, कोरिलेशन। अच्छा, तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो देयर आर डायरेक्शन क्या होता है, अगर मैं रिलेशन की अगर डायरेक्शन की बात करूं तो तीन टाइप के डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा होता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन, और तीसरा होता है नो डायरेक्शन, मतलब कि जीरो डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो कोरिलेशन निकलते हैं या तो पॉजिटिव कोरिलेशन निकलेगा, या तो नेगेटिव कोरिलेशन निकलेगा, या तो जीरो कोरिलेशन निकलेगा। अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन कब निकलता है, सपोज मेरे पास एक ए वेरिएबल है, दूसरा बी वेरिएबल है। अगर ए वेरिएबल बढ़ रहा है और साथ में करस्पॉन्डिंग बी वेरिएबल भी बढ़ रहा है, मतलब रिलेशन कैसा दोनों के बीच में, ए के बढ़ने की वजह से अगर बी का वेरिएबल भी बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि जो चाय है, चाय जो कि सब पीते हैं, टी, ठीक है, नहीं हम नहीं पीते इसका, जो पीता है स्पेशली चाय लवर, ठीक है, तो चाय की डिमांड बढ़ी, चाय की डिमांड बढ़ी तो उसकी प्राइस भी क्या हुई, उसकी प्राइस भी क्या हुई, बढ़ी। मतलब चाय की डिमांड और चाय की प्राइस में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस भी क्या हुआ, बढ़ा, मतलब ये कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव रिलेशन मतलब सिर्फ बढ़ना होता होगा। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चीजें होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, चाय की डिमांड कम हो गई, अब आजकल लोग चाय कम पी रहे, ठीक है, चाय की क्या हो गई, डिमांड कम हो गई, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम। जैसे कि आप जितने भी फ्रेंचाइजीज वालों के चाय पीने जाते हो, वो 10 रुपए की चाय लेते हैं, सपोज बंद कर दो जाना, 15 दिन तक चाय ही मत पियो बोलने वाले हैं, लेकिन वही 10 रुपए वाले ना अपना रेट गिरा के 8 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे। 5 में आ जाएंगे सर, अच्छा इतना नहीं गिराएंगे, टपरी की भी चाय आजकल 5 में नहीं आती, महंगाई इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो
अगर आप लोगों के प्राइसेस कम, डिमांड कम हो रही है तो प्राइस, ये भी सेम डायरेक्शन में चीजें कम होना। लोगों को लगता है कि कोई चीज कम हो रही है मतलब नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन देखना है। डायरेक्ट अगर सेम वे में तो उसको हम कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? पक्का? अच्छा, नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे दो वेरिएबल है ए बी, ए बढ़ रहा है तो बी कम हो रहा है, इसको कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे? मतलब यहां डायरेक्शन कैसा जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसको कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि चाय चाय की प्राइस बढ़ी, चाय की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने पीना कम कर दिया, लोगों ने अब चाय 10 रुपए तो पी रहे हैं, अगर सपोज एक चाय 50 रुपए की एक रुपये शुरू हो जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? छोड़ो 50 की चाय नहीं पीते, 40 की कॉफी पी लेते हैं, ऑब्वियस। तो चाय की डिमांड क्या हो जाएंगी? प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हो गई? कम। अरे 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 आराम से। चाय की प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड क्या हो रही है? कम। अच्छा, एक अगर वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है? कम। मतलब कैसा रिलेशन है यहाँ पर? कैसा रिलेशन है यहाँ पर? नेगेटिव रिलेशन है। बात समझ में आई क्या? राइट। अच्छा, गाड़ी की अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर आप बाइक ड्राइव करते हो, स्पीड बहुत ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, यानी स्पीड और एक्सीडेंट में पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रैफिक, ट्रैफिक और एक्सीडेंट में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। जितनी ज्यादा ट्रैफिक उतना कम एक्सीडेंट। नहीं ना सर, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। नो, मार्केट है ना, तो कभी वहां पर देखा है कि आपने जानलेवा एक्सीडेंट होते हुए? आज तक कभी खबर आई है क्या? सब्जी मंडी के अंदर दो बाइकों के बीच में घमासान, ठीक है, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। वो उनके वजह से तो और एक्सीडेंट नहीं होते, मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि वो पाव से पहले ही रोक लेते हैं। चलो आगे चलिए। तो होप आप लोगों को ये पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन दोनों बातें क्लियर है। डायरेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव में अपोजिट एंड पॉजिटिव में सेम। अच्छा, जीरो कोरिलेशन मतलब जैसे कि मैं बोलता हूं आप लोगों के मूवी देखने से, ठीक है, और मेरे टीचिंग से कोई कोरिलेशन है क्या? आप पिक्चर देखने गए, उसे मेरे पढ़ाने पर कोई इंपैक्ट पड़ा क्या? आप ज्यादा पिक्चर देखते हो तो मेरा पढ़ाना कम हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नो, मेरा पढ़ाना तो जितना है उतना ही रहेगा, जैसा पढ़ा था वैसे ही पढ़ाऊंगा। आपके और मेरे, आपके मूवी देखने और मेरे टीचिंग में कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं। लेकिन हाँ, मैं खुद मूवी देखने जाऊं, मैं 24 घंटे में से 12 घंटे मूवी देखने में लगा देता हूँ, तो शायद फिर मेरी हायर, जैसे जैसे मूवी का टाइम बढ़ते जाएगा मेरी टीचिंग की क्वालिटी, सर ऐसे थोड़ी ना, क्वालिटी थोड़ी गिरेगी। देखो, एक टीचर को रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है, जब मैं अपडेट के लिए टाइम ही नहीं दूंगा तो ऑब्वियसली मेरी क्वालिटी क्या होगी? मैं पुरानी चीजों को रिपीट करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, अपग्रेड नहीं करूंगा तो ऑब्वियस है ग्रेजुअली क्वालिटी क्या होंगी? डिक्रीज होना। तो अगर मैं खुद मूवी देखने जाऊं तो फिर बोल सकता हूं जैसे जैसे मूवी का टाइम बढ़ते जाएगा मेरी टीचिंग की क्वालिटी क्या होते जाएंगे? डिक्लाइन होते हुए जाएंगे, राइट। वही, लेकिन अगर आप मूवी देखने जा रहे हो और मेरी टीचिंग क्वालिटी की बात करते हो, इसमें कोई कोरिलेशन है क्या? इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, क्रॉप ऑफ पैडी, क्रॉप ऑफ पैडी एंड प्राइस ऑफ ग्राम, इसमें कोई रिलेशन हो सकता है क्या? धान की खेती कर रहे हो और चने के प्राइस में कोई कंपैरिजन है क्या? दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नो। ऐसा कुछ है क्या? अगर आपने धान की खेती ज्यादा कर दिए तो चने के प्राइस कम हो जाएंगे या चने के प्राइस बढ़ जाएंगे? कोई कोरिलेशन है क्या? नो, नो कोरिलेशन एट ऑल। तो जहां पर दो प्रोडक्ट या दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नो कोरिलेशन। डन? पक्का? चलो, तो अब एक एग्जांपल से हम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोरिलेशन के किधर आ जाते हैं? अच्छा, यहां पर डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी होता है, मैं एक बार डिग्री की भी बात कर लूं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एक होती है आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव। बेसिकली दो टाइप के कोरिलेशन होते हैं, जीरो को छोड़ देता है क्योंकि उसके बीच में तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं। अच्छा, इसमें भी एक होता है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। अच्छा, परफेक्ट कब बोलते हैं? जब किसी कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव में बना रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे इसको, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद एक होता है आपका हाई
लेवल ऑफ कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन। ये कब, जब वैल्यू 0.75 से लेकर 0.99 तक अगर जाती हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव में तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, अब यही वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। उसी तरीके से एक होता है आपका मॉडरेट, ठीक है, एक होता है मॉडरेट, 0.25 से लेकर 0.75 तक के अगर कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है, मतलब ये मॉडरेट कोरिलेशन है। तो मॉडरेट के अंदर भी हाई मॉडरेट एंड लो मॉडरेट आ जाता है, हम उतनी डिटेल बात नहीं करते, सिर्फ मॉडरेट 0.25 से 0.75 आए तो मॉडरेट। अब ये अगर नेगेटिव में आ गया तो, अब अलग अलग ऑथर्स ने ये डिग्री को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, किसी के हिसाब से मॉडरेट 60 तक होता है, फिर उसके बाद हाई मॉडरेट आ जाता है, ठीक है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड ले लेंगे। और एक होता है आपका लो कोरिलेशन, लो कोरिलेशन तब होता है जब 0 से लेकर 0.25 तक की वैल्यू आती है, हम क्या बोलते हैं, लो कोरिलेशन। और वही अगर नेगेटिव में आ जाए तो, अगर नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव लो कोरिलेशन बोलेंगे। अगर वैल्यू 0 आ जाए तो, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन बोलेंगे, राइट। तो ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है जो आपको एग्जाम्स के अंदर अगर कुछ कोरिलेशन की वैल्यू आती है, जैसे कोई भी आंसर आता है, और हमेशा याद रखना इसका आंसर -1 से लेकर +1 के बीच में ही आ सकता है। कोरिलेशन का हमेशा वैल्यू किससे किसके बीच में आ सकता है, -1 से +1 के बीच में। अगर आपका आंसर सपोज करो 0.85 आ रहा है तो आप आंसर क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे। अगर आपका आंसर 0.35 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, मॉडरेट कोरिलेशन बोलोगे। अगर आपका आंसर 0.95 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, हाई कोरिलेशन बोलोगे। अगर 0.15 आ रहा है तो आप लो कोरिलेशन बोलोगे। तो आंसर जब स्टेटमेंट फॉर्मेट में दोगे ना फाइनल आंसर, तो वहां काम आएगा ये हाई, लो और मॉडरेट आप लोगों को, ठीक है। जहां एकदम परफेक्ट बन आ जाए तो वहां परफेक्ट कोरिलेशन बोलोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा भी आंसर आएगा उसके हिसाब से। चलो, तो एक मैं कोरिलेशन का प्रॉब्लम ले रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज में, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते फिर फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सीरीज में हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कोरिलेशन का। अब मैंने क्या कहा, कोरिलेशन के लिए आपको एटलीस्ट कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, 2। तो आपके पास में मार्क्स, कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स है, उनके इकोनॉमिक्स के मार्क्स, और मुझे चेक करना है उनके चेक करना है मुझे पीएफएम के मार्क्स, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक्स के मार्क्स चेक करना है, दूसरा पीएफएम के मार्क्स। ऐसे मेरे पास दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूं x, दूसरे को नाम दे देता हूं y, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल गिवन होंगे। अब मैं मार्क्स बताना शुरू कर देता हूं। तो यहां मैं बोलता हूं 55 है, 58 है, 72 है, 85 है, 20 है, 30 है, बस इतने ही ले लेते हैं। और पीएफएम में मार्क्स ले लेते हैं 45, 32, 90, 10, 58 एंड 75, ठीक है। तो ये आपके पीएफएम के क्या हो गए, आपके नहीं आएंगे, हो सकता है जो पढ़ रहा हूं उनके आ जाए, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ पीएफएम, ठीक है, मार्क्स ऑफ पीएफएम। तो आपके सामने क्या हो गया, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, दो वेरिएबल्स गिवन है, राइट। हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करना है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले तो हमको ना दोनों वैल्यूज से पहले उनका डेविएशन निकालना पड़ेगा कि दोनों वैल्यूज का डेविएशन खुद के साथ कितना है। पहले खुद से तो डिफरेंस निकल जाए, फिर दूसरों से बाद में कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये x वेरिएबल का पहले डेविएशन निकालेंगे। तो क्या नाम दे देंगे उसको, dx। क्या नाम दे देंगे उसको, dx। dx कैसे निकलेगा, ये जो इकोनॉमिक्स के मार्क्स है इसको हमने x अज्यूम किया है, इस x में से इस पूरे सीरीज से कोई भी वैल्यू को आप अज्यूम कर लो कि वो आपका मीन है, किसी को भी अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी, आप 55 करो, 58 करो, 72 करो, 85 करो, 20 करो, 30 करो। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को अज्यूम करना। कारण क्या होता है, इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आता कभी, तो नेगेटिव वाला जो सिंबल वाला इशू होता है वो खत्म हो जाता है इससे, ठीक है। तो हमने अज्यूम्ड मीन क्या ले लिया, 20। तो मुझे इस x से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, तो मुझे क्या करते चलेगा, dx करते हुए चलेगा। तो बताइए 55 में से 20 माइनस होंगे तो 35, 38। इसका कैलकुलेटर का शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया है इसका, आप कैल्सी का, जो लोगों ने अभी तक ये ट्रिक्स यूज नहीं किया है, आप कैल्सी उठाओ, साजिद अली आपके पास हो तो बस ध्यान रखना उसमें जीटी का फंक्शन होना चाहिए। उठाया कैलकुलेटर, आप कैल्सी पर टाइप करो, आपको क्या करना था, 55 में से
आप कैलसी पर अपने कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करो 55, फिर प्रेस कर दो माइनस की बटन और फिर दबाओ 20 और फिर दबा दो इक्वल्स टू के बटन। कितना आ रहा है? 35। सर इसमें नया क्या है? माइनस तो ऐसे ही करते हैं। रुक जाओ, अभी नया अब शुरू होगा। कैलसी को बिना बंद किए बंद मत करो। आपके कैलसी पर आंसर 35 आया, कैलसी को बंद मत करो। कंटिन्यूटी में अगला नंबर कौन सा आपको माइनस करना था? 58। तो बिना कैलसी को बंद किए सिर्फ आप अगला नंबर प्रेस करो 58 और इक्वल्स टू दबा दो 38। कितना आ रहा है? 38। सर ये क्या आया? ये बाय डिफॉल्ट उसने माइनस ले लिया, आपको बार बार माइनस 20 प्लेस करने की जरूरत नहीं थी, राइट? तो अगर आप कंटिन्यूटी सीक्वेंस में हो तो 58 इक्वल्स टू द तो आपको क्या मिलेगा? 38। फिर उसके बाद आप अगला कौन सा नंबर है? 72। 52 72 है ना नंबर? 52 आंसर आया। अच्छा आंसर बता रहे हैं। 72 इक्वल्स टू दबा दिए तो कितना आया? 52 52 65 इक्वल्स टू दबा दिया तो 65 5 फिर 20 इक्वल्स टू दबा दिया 0 तो 0 और फिर 30 इक्वल्स टू दबा 10 दिया तो 10 200 और जीटी की बटन अगर प्रेस कर दोगे तो सीधा इसकी टोटल आ जाएगी। 200 इसकी टोटल को नाम देते हैं समेशन डीएक्स। कितनी आ गई? 200 200। समझा गया कि किस तरीके से निकाल? नहीं भी समझाऊंगा तो कोई बात नहीं, वाई सीरीज में फिर से ऐसा एक बार और करना है तो वहां पर फिर एक बार और आपको कैलकुलेटर ट्रिक यूज कर सकते हो। अच्छा ये जो डीएक्स है, इस डीएक्स का हमने क्या भी निकालना है? स्क्वायर। ये डीएक्स का हमने क्या निकालना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर निकाल जाता है, कैसे निकालेंगे? अगेन आप कैलकुलेटर पे 35 इनटू इक्वल्स टू दबा दो। क्या आ गया? 1225 1 2 25 2 5। फिर अगला बिना कैलसी को बंद किए, कैलसी को बंद मत करो, अगला नंबर प्रेस कर दो 38 इनटू और इक्वल्स टू दबा दो 14 44 44। फिर से कैलसी को भी बंद नहीं करना है। 2704 52 इनटू इक्वल्स टू 0704 2704 फिर 65 4225 4 25 उसी तरीके से 0 का स्क्वायर 0 yes एंड 10 का स्क्वायर 100 9698 और जीटी के बटन दबा दो तो आपको इसका भी टोटल मिल जाएगा 9698 98 9698। ये क्या निकल गया आपका? dx square dx स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल गया? dx स्क्वायर। फिर उसके बाद ये मैं जो आप लोगों को बता रहा था इरेज कर देता हूं पहले तो। क्या चीज? चलिए ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से आपने dx के लिए डेविएशन निकाला था उसका स्क्वायर, उसी तरीके से आपको dy के लिए निकालना है। ठीक है, आपको किसके लिए निकालना है? dy के लिए। तो चलिए y सीरीज ये रही आपके पास pfm वाली, तो यहाँ से भी आपको डेविएशन निकालना है। तो एक स्मॉलेस्ट नंबर को अज्यूम कर लो कि वो आपका मीन होगा। ठीक है, तो 45 में से माइनस करेंगे, मतलब कि y में से अज्यूम में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 35 35 फिर 22 फिर 80 80 फिर 0 फिर 48 48 फिर 65 65 और इसकी समेशन कर लेंगे। इसकी समेशन को 250 नाम देंगे समेशन डी dy वाई। कितना? 250 250 250 डन। फिर इसके बाद इस dy का भी क्या निकालना है? स्क्वायर। dy का भी क्या निकालना है? square स्क्वायर। तो करो 35 से 1225 स्क्वायर 1225 22 का स्क्वायर 484 484 80 का स्क्वायर 6400 0 का स्क्वायर 0 04 2304 और 65 4225 44 4225 422 5 और इसके टोटल 143 समेशन डी डिवाइड सॉरी डी वाई स्क्वायर है, ये वाई सीरीज चल रही है तो डी वाई 14638 क्या चीज? समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 14638 638 638। अब आपके पास लास्ट एक और आप लोगों को कॉलम बनाना है dx ये कैसे निकलेगा? तो आपने ऑलरेडी dx निकाला है, उसको मल्टीप्लाई कर दो dy के साथ। ठीक है, कहाँ है आपका dx? तो ये रहा आपका dx, इसका
इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, dy के साथ। तो करो 35 into 35 1225 1225, 25 ठीक है। समझ गए किस किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, yes तो कितना आ जाएगा 1225, 836 into 22, 36 36, अगला 4160 52 into 80, 4160 41, 60 फिर 65 into 0, 0 0, फिर 0 into 48, 0 0, फिर 10 into 65, 650 और इसके टोटल को नाम दे देंगे समेशन 6871 कितना था 6871 687, और आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, तो n इज इक्वल टू 6, x सीरीज की बात करो या y सीरीज की बात करो, दोनों में आपका n इज इक्वल टू क्या था 6। तो ये आप लोगों को पहले क्या कर लेना है, आप लोगों को पहले ये कुछ गिवन जो फॉर्मूलेस के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आपको क्या कर लेना, पहले वैल्यू सारी फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। सारे कॉलम्स की वैल्यूज कैसे निकली है समझ में आया क्या, किसी को भी इसमें डाउट है क्या, नो। चलो तो आगे बढ़ा जाए, सॉरी अब तो पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होने दो, ठीक है। कल तो भेजा था ना, कल की क्लास का भी, तो आज की भी क्लास की पीडीएफ आ जाएगी। चलो पीडीएफ से क्लियर दिख रहा था ना पूरा क्लियर करने के बाद, चलो अब देखो कोरिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने हेडिंग दे देना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी को ध्यान देना, एग्जाम में नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ध्यान दो नहीं तो एग्जाम में वर्ड्स में कंफ्यूज होंगे। स्टैटिस्टिक्स में सॉल्यूशन में कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन इसमें होता है कि इसमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन बोल दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टूडेंट निकाल के आए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन बोला तो भी आपको ये कोरिलेशन ही निकाल के आना है, नहीं तो नाम देखोगे कार्ल पियर्सन और बोले उधर सर ने कार्ल पियर्सन का फार्मूला बताया था, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो निकाल कर आए, वो स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन होता है, और ये कोरिलेशन कार्ल पियर्सन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो कोरिलेशन और स्क्यूनेस ये दोनों वर्ड बड़े केयरफुली देखना। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास कोरिलेशन निकालने का फार्मूला होता है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, समेशन dx dy into n माइनस समेशन dx into समेशन dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये अंडर रूट दोनों के लिए x टर्म्स के लिए भी और y टर्म्स के लिए भी, तो समेशन dx का स्क्वायर into n माइनस समेशन dx का का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर y टर्म्स के लिए कर लेंगे, समेशन dy का स्क्वायर into into n n माइनस माइनस समेशन समेशन dy dy का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर, राइट। अब बस आपको फॉर्मूलेस में वैल्यूज को रखना है, आई थिंक सो आपको सारी वैल्यूज पता है, ये देखो समेशन dx dy पता है कितना है 6871 इनटू n भी आपको पता है, और n दोनों के लिए कॉमन ही होता है, कभी भी याद रखना कोरिलेशन में 6 माइनस समेशन dx कितना है 200, कितना है 200 इनटू समेशन dy कितना था 250 डिवाइडेड बाय सम अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ जरा कितनी आई थी 9698 9698 इनटू 6 माइनस समेशन डी एक्स कितना था 200, उसका स्क्वायर कर लेना, देन फिर सेकंड अंडर रूट, अब ये y के लिए आ जाएगा, तो पहले dy स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी है 14638 14638 इनटू क्या कर देंगे n और माइनस dy का स्क्वायर, मतलब समेशन dy कितना था आपका 250, इसका स्क्वायर। अब उसका कैलकुलेटर में आप लोगों को कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 41,226 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000
डिवाइडेड बाय दोनों अंडर रूट को पहले सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे 5 8 1 डबल 5 डबल 8 माइनस 200 का स्क्वायर होता है 40,000। उसी तरीके से यहाँ पर कर लो 14,638 इंटू 6 कितना 87,828। ओके और 250 का स्क्वायर रूट अगर करते हो राइट, बस मैं मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिंपलीफाई कर रहा हूँ। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 8,774 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर भी पहले माइनस करके वैल्यूज बताओ कितनी आती है। तो उसमें 18,188 18 और यहाँ पर 5,000 300 आएगा। 828 है और 500 है। चलो डन। अब आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक स्क्वायर रूट की बटन होंगी, आप वो बटन प्रेस कर लो तो आपको ये स्क्वायर रूट मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज है इसका आपको बाहर निकालने पर क्या वैल्यू लेना चाहिए पता चल जाएगा। तो 18 18 8 और अंडर रूट की बटन 86 और वैसा ही इसका भी अंडर रूट को सिंपलीफाई 159.14 या 5 राउंड फिगर, ठीक है। फिर -8774 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 462.96 ठीक है, पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो r इज इक्वल टू 0.40 माइनस में आ रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे अपना जब आंसर लिखेंगे ना, आप आंसर किस तरीके से दोगे, आंसर दोगे कोरिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में निकाला था, कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स and मार्क्स PFM. इन इकोनॉमिक्स एंड Yes. मार्क्स इन पी एंड पीएफएम is minus 0.40 is negative moderate correlation, negative Moderate moderate correlation. correlation डन। तो एक थ्योरी में इस तरीके से आपने क्या दे देना इसका आंसर दे देना, ठीक है। तो मैं पूरा सॉल्यूशन एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर ला लूं, आप लोगों ने क्या किया, इस एक्स सीरीज और वाई सीरीज से पहले जो फॉर्मूले कोरिलेशन के फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें थी पहले आपने वो चीजें फाइंड आउट कर ली। जैसे कि मुझे डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज चाहिए था एंड उसका स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। उसी तरीके से वाई सीरीज से उसका डेविएशन चाहिए था एंड उसका स्क्वायर चाहिए था। और दोनों जो डेविएशंस थे दोनों के बीच में टोटल कितना डेविएशन है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, मुझे वो चाहिए था। तो हम लोगों ने पहले ये जो टेबल बनाया, इस टेबल के किसी भी कॉलम्स के अंदर किसी को कोई डाउट है, dx कैसे निकलेगा, dx स्क्वायर कैसे निकलेगा, dy कैसे निकलेगा, dy स्क्वायर कैसे निकलेगा एंड dx dy कैसे निकलेगा, किसी को भी इसमें डाउट है क्या, नहीं। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने कोरिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, दोनों जो x और y जो वेरिएबल्स है दोनों का जो हमने डेविएशन निकाला था उनको हम आपस में मल्टीप्लाइड करके कंपेयर करके क्या करते हैं हम लोग, दोनों के बीच में कोरिलेशन चेक करते हैं। ये फॉर्मूला बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, कार्ल पियर्सन साहब को। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो एक कहानी समझ में आई किस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं इंडिविजुअल के अंदर, किसी की और इच्छा है इंडिविजुअल के अंदर, प्लीज रेज योर हैंड किसी की अगर इच्छा हो तो। एक बार एक्चुअली एक और क्वेश्चन बता दो और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार क्या चीज आपके अलावा कोई नहीं आता बायोमेट्रिक टेबल की तरफ चलो फिर, ठीक है। चलिए अब देखो डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस इसके अंदर जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होगी वो कैसे होगी, पहले ड्राफ्टिंग समझ लो, क्वेश्चन बनता कैसे है। मैंने आपको बोला क्या चीज, मतलब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, कैसे घुमा के बना सकते हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इसके क्वेश्चन, दिमाग के नहीं सीधे। जैसे मैंने क्या आप लोगों को प्रीवियस ईयर रिसर्च आई थी आप लोगों की, उसमें बाइनरी टेबल से कोरिलेशन पूछा था, तो आप एक टेबल बनकर आया था। देखो आपके पास दो वेरिएबल है, ठीक है, ध्यान दिया बेटा, आपके पास दो वेरिएबल है, एक आपको चाहिए मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपको इधर दिया मैंने मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल यस प्लीज, मैं कंटीन्यूअस सीरीज का एग्जांपल ले लेता हूं पहले, जैसे मैं बोलता हूं मार्क्स में, इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स है 0 से 10, उसके अलावा 10 से 20, उसके अलावा 20 से 30, और उसके अलावा मैं ज्यादा और बड़ा डेटा नहीं लेता, 30 से 40, ठीक है, ये मैंने मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आपको बता दिया। इसी तरीके से हमको जैसे मार्क्स इन इकोनॉमिक्स पता है ना, इसी तरीके से मार्क्स इन पीएफएम भी पता है, मार्क्स इन पीएफएम भी पता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड सपोज करो 40 से 50 तक है पीएफएम में, राइट। अब देखो ऐसे कितने स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स में 0 से 10 के बीच में है और पीएफएम में भी 0 से 10 के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि राधिका को इकोनॉमिक्स में 8 मार्क है और पीएफएम में 7 मार्क है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये 0 से 10 इधर भी है और 0 से 10 इधर भी, मतलब राधिका जैसे और सपोज करो 8 स्टूडेंट होंगे, ऐसा जोड़ीदार बना लिया, पार्टनर्स बना लेना, ठीक है, तो ये क्या दे रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी, ये कॉमन फ्रीक्वेंसी है, ये 0 टू 10 के लिए भी फ्रीक्वेंसी है और इधर से 0 टू 10 के लिए भी फ्रीक्वेंसी है, समझ में आई क्या बात, पक्का, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऐसे कितने लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स में तो 0 से 10 के बीच में है, लेकिन पीएफएम में 10 से 20 के बीच में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिव्यम को स्टैटिक अपना इकोनॉमिक्स के अंदर 9 मार्क है, मतलब वो इस कैटेगरी में है, और उसको पीएफएम में 15 मार्क है, मतलब वो इस कैटेगरी में, तो दिव्यम जैसे सपोज करो ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद सपोज करो कुछ स्टूडेंट है जिनका इकोनॉमिक बहुत पुअर है, ठीक है, जैसे कि होता कुणाल जिसके इकोनॉमिक्स में 3 मार्क है, ठीक है, और पीएफएम में उसने 28 मार्क स्कोर कर रखा है, मतलब वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, और कुणाल अकेला स्टूडेंट इस कैटेगरी का, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 है। अच्छा ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मतलब 0 से 10 के बीच में, लेकिन पीएफएम में वो अच्छा है, पीएफएम में 30 से 40 के बीच, तो ऐसे कितने स्टूडेंट, तो मैं बोलता हूं ऐसे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनका इकोनॉमिक्स में 0 से 10 के बीच में है और पीएफएम में 0 से 50, तो मैं बोलता ऐसे 80 स्टूडेंट नहीं है, अगर इतना टैलेंटेड स्टूडेंट होगा तो इकोनॉमिक्स 0 से 10 के बीच में होगा ही नहीं, है ना, तो ऐसे कोई स्टूडेंट ही नहीं है। और ये तो हम ऐसे टेंटेटिव बना रहे डाटा, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैं ले लूं फटाफट रैंडमली यहां पर फिगर्स ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। चलो तो मैं यहां पर डैश ले लेता हूं, यहां 5, यहां 3, डैश का मतलब 0 है, जहां डैश ले रहा हूं मतलब 0 फ्रीक्वेंसी है, यहां फिर डैश ले लेता हूं, यहां 5, यहां 4, 2, 8, 3, डैश 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 2, 1। चलो ये मैंने आपके सामने क्या रख दिया, एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, याद रखना कभी भी अलजेब्रिक टेबल के अंदर आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक और कॉलम यहां पर बढ़ जाएगा, किसका, टोटल, वैसे इधर भी कॉलम बढ़ जाएगा, काय का, टोटल, यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वैसे इधर भी क्या आ जाती है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, ठीक है, करो तो जरा फ्रीक्वेंसी की टोटल, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, वैसे यहाँ पर 5 5 10 3 13, वैसे यहाँ पर 8 2 10 4 14 30 17, फिर यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है, इन सब की मिला के टोटल कितनी आती है, 16 और 3 29, 29 और ये हो जाएगा आपका 40 46 और ये 49 49। उसी तरीके से आप इधर भी टोटल मार लो, ऐसे 8 डैश 4 12 और 5 4 9 2 11 11, 1 और 3 4 और 8 12, फिर 3 3 6 2 8 और 5 और 1 6, इसकी भी अगर आप ऐसे टोटल मार लो 12 12 24 35 35 और ये 14, कितना 49, डन। ये क्वेश्चन होगा जो हमने अभी ड्रॉ किया ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको रेडीमेड मिले, आप एग्जाम में से क्वेश्चन ड्रॉ नहीं करते थे, तो दोनों का टोटल सेम रहेगा क्या हमेशा? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट भेजू कितने 49, तो
इधर से टोटल मारो, इधर से टोटल मारो, है तो टोटल मिला के स्टूडेंट 49 ही ना। अगर क्लास के अंदर टोटल 49 स्टूडेंट्स है तो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट भी 49 ही आने चाहिए, और पीएफएम के अंदर मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स भी 49 आना चाहिए, बराबर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया कैसे ड्राफ्ट होता है। अगर फ्यूचर में कभी खुद से क्वेश्चन ड्राफ्ट की बारी आई तो आपको गूगल की जरूरत पड़ेगी क्या, किसी दूसरे, ऐसा कि जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन का इंतजार करोगे क्या। इन फ्यूचर यहां से अगर कोई टीचिंग फील्ड में अगर इन फ्यूचर आना चाहता हो, क्वेश्चन ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। वो टीचर वही जो बेस्ट है जो क्वेश्चन भी बना सके, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन ड्राफ्टिंग जमनी चाहिए। अब मैं इसके अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, आप लोगों के पास एक एक्स सीरीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। तो आपको मार्क्स इन इकोनॉमिक्स पता था क्या, क्या था, 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, बस इतना ही था। ओके, तो ये हो गया आपका मार्क्स का एक कॉलम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक मार्क्स का कॉलम, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस मार्क्स के हम लोग आगे चल के क्या निकालने वाले हैं, मिड वैल्यू, इसलिए एक मिड वैल्यू का कॉलम बना लेना, ठीक है। फिर इस मिड वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, डीएक्स। अगर इसको मैं एक्स मान के चल रहा हूं, इस सीरीज को मैं क्या मान के चल रहा हूं, एक्स, तो इसको डीएक्स नाम देना। हो सकता है कोई इसको वाई अज्यूम कर रहा होगा तो इसको डीवाई नाम दे देना। तो ठीक है, आपने जो अज्यूम किया होगा आप वो कर लेना, मैं इसको एक्स सीरीज अज्यूम कर लेता हूं। तो यहाँ क्या निकल जाएगा आपका डीएक्स, और फिर क्योंकि कंटीन्यूअस सीरीज है तो कंटीन्यूअस सीरीज में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं, तो हम इसका इंटरवल भी निकाल लेते हैं। तो कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर हम लोग एक आई भी यूज कर लेंगे। तो ये चार कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है। आपको ये चार कॉलम बनाने हैं, एंड देन उसके बाद आपको इधर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना अपना कॉलम, ये थोड़े सेंटर में बनने चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने मार्क्स इन इकोनॉमिक्स किया उसी तरीके से आपको काय में भी मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स इन पीएफएम, ठीक है। तो मार्क्स इन पीएफएम जिसको हम यहां पर वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स इन पीएफएम के अंदर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमारे काय के मार्क्स होते हैं, पीएफएम के मार्क्स होते हैं, राइट। ये काय के मार्क्स होते हैं, पीएफएम। तो इसकी भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। जैसे इधर करते हैं तो इसकी इधर भी मिड वैल्यू, और इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, dy, क्योंकि y सीरीज मान रहा हूं, और इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, i। तो i दोनों के लिए इधर का इधर निकल रहा है और इसका इधर निकल रहा है, बराबर। इसके अलावा ये जो बीच में आपको जो वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे हम। पहले वाला फॉर्मेट रेडी करोगे। अब इधर जो एक्स्ट्रा जगह आपको दिख रही है, इधर आप लोगों ने चार कॉलम बनाने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। वैसे ही इधर नीचे भी आपको फॉर्मेट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और इधर भी आपको क्या करना है, और चार कॉलम बनाने, एक्सटेंड करना है। हाँ, प्लस टाइप का फॉर्मेट बनता है इसका, डॉक्टर, ठीक है। तो ये लाइन को मैं आगे तक एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, और इधर हाँ एक कॉलम बनाना, वो मैंने भी शायद कॉलेज में बताया था, ठीक है। और एग्जाम में वाइबिलिटी को प्रायोरिटी देना हमेशा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कंटीन्यूअस सीरीज के या वाइबिलिटी टाइप से पूछता है उसको वाइबिलिटी से जनरली सॉल्व करना चाहिए। बना सकते हो, एक तरीका होता है, बट वो बहुत लॉन्ग, बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो एक्सप्लेन करना। यस, वहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर उसकी हैबिट है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, बट वाइब्रेटिव में जनरली इस तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, इधर भी एक आ सकता है, अगर 15वां का क्वेश्चन होगा तो पक्का आएगा, ठीक है। चलो, अब बनने के बाद ऐसा लगता है यार क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। इसका मैं एकदम सिंपल तरीका भी बताऊंगा, ये जो बन रहा है ना, इसका एक वेरी सिंपलेस्ट वे भी है बनाने का। सीधा जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन एज इट इज छाप दो, और क्वेश्चन में एक बार आप जैसे जो क्वेश्चन के जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम है ना, ये जितने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम है इसको एज इट इज छाप लो, और इधर थोड़ा एक्सटेंड कर लो, इधर थोड़ा एक्सटेंड कर लो, बस इधर चार कॉलम, इधर चार कॉलम, इधर चार कॉलम, इधर चार कॉलम, बस बन गया फॉर्म। ऊपर चार, नीचे चार, दाएं चार, बाएं चार, वो भी बताऊंगा अभी फिलहाल जिस वजह से भी बता रहा हूँ, इसको कंटिन्यू चलना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने जो बीच में लिया है, यहाँ सारे आपकी क्या जाती है फ्रीक्वेंसी, तो कोई एक चीज इसकी मैंने फोटो
है क्या? ले लियो, ठीक है। मुझे फ्रीक्वेंसी लाइन से बताते जाना। बताओ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी पहले? हाँ पक्का? 8413 हाँ 8413 डैश, ठीक है, भरोसा हो गया। अब बोलो 8413 डैश, राइट। फिर उसके बाद डैश 53 डैश 5, फिर 4283 डैश, फिर डैश 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 21। अभी हम लोगों ने, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सिर्फ मैं पूरा एक सिंगल स्क्रीन, भले ही छोटा दिख रहा हूं, बट मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। अभी तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया नहीं, सिर्फ अभी क्या हुआ, हमारा एक फॉर्मेट बना, टेबल्स बने, हमको जो जो कैलकुलेट करना उसके लिए। चलो अब एक एक करके सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका। आप पीछे वाले को देखो एक बार, बताओ जरा इतना दिख रहा है क्या फिलहाल में, क्योंकि इसमें कैसे पूरा कॉलम कवर हो जा रहा है अपना, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आती है कि सभी को निकालते हैं? कितना आ जाएगा? 5 15 25 35। अच्छा फिर डेविएशन निकालना, dx। तो मैं स्मॉल को अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा मीन है, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 5 जाएगा 10, 20 30, और मैं इंटरवल लूंगा तो मैं सब में 10 10 का कॉमन इंटरवल आ रहा है, तो 0 1 2 3। इसी तरीके से इधर भी मिड वैल्यू निकल जाएंगे, 5 15 25 35 45, और इसकी भी डीवाई कितने आ जाएंगे, 0 10 20 30 40, और इसका वाई कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 4। डन। अब इसके बाद जो इधर जो कॉलम होता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। इधर भी जो कॉलम होता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी का होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। बताओ तो टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन थी क्या क्वेश्चन में? कितनी थी? 12 11। ओ भाई बता रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ बताओ, सही बता रहे। 12 11 12 8 और 6, और इनकी टोटल को हम नाम देंगे n, जो कि आया था 49। उसी तरीके से इधर से भी टोटल हमने निकाला था, कितना? 16 13 17 3। डन। इसकी भी टोटल करोगे काउंट तो 49 ही आएंगे। यहां तक है ओके? अच्छा ये वाला जो रो ऐसे आपका जो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है पूरे वाई सीरीज को डिनोट कर रहा है, और जो ये वर्टिकल खड़े में जो आ रहा है ये पूरा एक्स सीरीज को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर हमको फॉर्मूले में एक dy चाहिए होता है, फॉर्मूले में dy स्क्वायर चाहिए होता है, और एक dx dy चाहिए होता है। उसी तरीके से dx चाहिए होता है, dx स्क्वायर चाहिए होता है, और dx dy चाहिए होता है। हमेशा याद रखना ये dx और dy की टोटल हमेशा कॉमन आएंगे, हमेशा इस dx और dy की जो टोटल है हमेशा मैच करेंगे, करेक्ट? ओके अब ये कैसे आती है वैल्यू, ध्यान से। dy कैसे निकलता है हमारा, ठीक है? अब ये कंटीन्यूअस सीरीज है, तो कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, इसलिए जहां जहां dy आए हर जगह पे f जोड़ दो, यानी कि फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना। वैसे यहां पर भी फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो f dy कैसे निकलेगा, मैं यहां ऊपर में साइड में लिख रहा हूं, एफ डी वाई कैसे निकलता है, मैं साइड में लिख रहा हूं। आपने आई, ये देखो डी वाई ये है, डी वाई को छोटा करके आपने उसको इंटरवल स्टेप डेविएशन कन्वर्ट कर लिया था आई में, तो एफ डी वाई कैसे निकलेगा, आई इंटू एफ। एफ मतलब ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया है इसको हम एफ बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की टोटल है। तो एफ इंटू आई मतलब कि 0 इंटू 12 कितना होगा, 0। 1 इंटू 11, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, और 4 इंटू 6। आप सोच रहे हो सर 24 से आता है, कोई इंसिडेंट है यहाँ 24 आ गया, कोइंसिडेंट अलग अलग वैल्यूज है। ओके तो एफ डी वाई कैसे निकालना, क्लियर है क्या? पक्का? आई इंटू एफ करेंगे तो एफ डी वाई आएगा। अच्छा सर फिर एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जो आपने एफ डी वाई निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से किसके साथ, आई के साथ। इसका स्क्वायर मत करना,
एफ डी वाई मतलब इस एफ डी वाई का मल्टीप्लीकेशन फिर से डी वाई के साथ करना है, लेकिन डी वाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई, इसलिए फिर से उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, आई के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन सीख कर आए हो आप, स्टैंडर्ड डिवीजन में भी निकालते थे। एफ डी वाई का मतलब क्या होता है, एफ डी वाई स्क्वायर का मतलब होता है, या एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी वाई जो है ना ये दो बार मल्टीप्लाइड होगा। अगर आपने एफ डी वाई पूरे का अगर मल्टीप्लाइड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर निकल जाएगा। हमको फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको क्या करना है, एफ डी वाई जो निकला है इसका फर्दर मल्टीप्लीकेशन आई के साथ करना है, तो हमारा एफ डी वाई स्क्वायर निकलेगा। मतलब कि डी वाई इंटू डी वाई करना है, अपने को डी वाई का स्क्वायर चाहिए, अपने को किसका स्क्वायर चाहिए, डी वाई का, और फ्रीक्वेंसी वन टाइम ही मल्टीप्लाइड करनी है, बार बार नहीं करनी है। और सेम बात मैंने कहा सिखाया था, कल परसों की क्लास में जब स्टैंडर्ड डेविएशन सिखा रहा था, तब भी हम लोगों ने वहां पर ये बात सीखी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी, राइट। तो चलो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख के दे रहा हूँ कि कैसे निकलेगा ये कॉलम, ध्यान रखना कौन से कॉलम का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ। दो तीन प्रॉब्लम करोगे रट जाती है चीजें, दो तीन प्रॉब्लम के बाद ये चीजें रट जाती है। और मैं तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करता, मेरे दिमाग में पता है, मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ, मेरे माइंड में ना फिगर सेट हो गए, पहले ये जो भी फ्रीक्वेंसी होगी 0 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कोई आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू है मैं उधर देखता ही नहीं, आई कॉलम को चेक ही नहीं करता, मैं सीधा 1 into 0 सॉरी 0 into 0 0, 11 into 11 11 into 1 11, 24 into 2 48, 24 into 3 72, और 24 into 4, 96. दैट्स इट, ठीक है। मैं इस तरीके से कॉलम्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, अभी अब वाई वाले में थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ होगा, सेम चीज एक्स के लिए भी करना, तो एक बार एक्स में ध्यान देना, एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, आई के साथ, तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये रहा आई, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ करो, कितना होगा 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ करो, कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 17 के साथ, 34, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 9. मतलब आपने क्या किया, ये याद रखो ये आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ इंटू आई, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी, ये रहा आई, तो एफ इंटू आई, ठीक है। एक बार फिर से हाईलाइट करके बता देता हूँ जिसको स्टिल, हाँ हाँ लिख सकते हैं, ये एफ डी एक्स की जगह बोलना चाह रहे हो, या एफ आई नहीं लिख सकते, लिख सकते हो एफ आई स्क्वायर, ठीक है, एफ डी आई, एफ डी वाई, एफ FY. एफ आई एक्स, ये एक्स क्या बोलेंगे इसको, डी आई बोलना पड़ेगा, और नहीं सीधा फिर इसको ये एक्स, ये जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर एफ आई वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्या करने के लिए तो डिनोटिंग कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, डिनोटिंग वर्ड आता सिर्फ किसके लिए है, एक कन्वीनियंस रहे लोगों को कि क्या हो रहा है, उसके लिए क्या होता है, डिनोटिंग वर्ड आता है। एक मिनट यहाँ से मैं रिप्लेस कर दूं, हाँ जैसे आप अंकित बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पर हम एफ डी एक्स की जगह हम सर एफ वाई ऐसे करो ना, एफ वाई सॉरी एफ आई ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, लेकिन फिर आगे क्या क्या वर्ड यूज करोगे वो भी देखना, मैं सब्स्टिट्यूट बगल में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसको हम एफ डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे, तो फिर इसको क्या नाम दोगे आप, FI square. एफ I square. आई स्क्वायर, क्योंकि आपने dx को i से रिप्लेस किया तो यहाँ fi स्क्वायर होना चाहिए, फिर हम f d x dy बोलते हैं, तो ठीक है ये तो f ठीक है, आपका i भी ठीक है, लेकिन इधर से भी तो आता है ना, y वाला भी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आता है, तो इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, f i x और f i y ऐसा नाम देना पड़ेगा, फिर इसको i x i y बोलना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा वर्ड यूज करना है, ठीक है। बाकी हम लोग ट्रेडिशनली स्टार्टिंग से एफडीएक्स एफडी क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन में भी सेम चीज करते हैं, तो फिर एक काम करना,
आई निकालो ही मत क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको आई से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ये आई वाला कॉलम भी मेंटेन मत करो, पीछे कॉलम बनाओ इधर, ये आई वाला कॉलम भी मेंटेन मत करो, तो फिर सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, बट यहाँ पर वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी थोड़ी, उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बॉक्स नहीं बना इतने बड़े बड़े बॉक्स अगर बनाते आपको फिर सीधा f into dx ये वही सर फिर से बताइए आपने लो देख लो एक बार फिर से, सर वही तो समझा कि ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। वही मतलब समझा चलो अगर आप लोगों को आई कॉलम मेंटेन करना है कि नहीं करना, पहले ये बताओ। ठीक है, जो लोगों को नहीं करना है वो अभी ये वाला क्वेश्चन मार्क किया है, आई लेकर बता रहा हूँ, जिन लोगों को आई मेंटेन नहीं करना उसके बाद ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, फिर आई वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जहां जहां dx वर्ड यूज हो रहा है उसकी जगह आपको ये आई वर्ड यूज करना है। ठीक है, ये वाला आई जो कॉलम है इसको यूज करना है, और जहां जहां dy आएगा वो dy की जगह इस वाले आई कॉलम को यूज करना है। आप सीधे सीधे बताइए तो आगे बताइए सीधे सीधे मतलब क्यों बताना, वही तो बता, सीधे सीधे तो क्या, बस ये बताइए फिर से कहां से किसको क्या सेंड इससे करना मैं वही बता रहा था, मराठी में इससे मैं तो वही बता रहा था ना, यहाँ पे बकायदा लिख के दे रहा हूँ, f into i करना है। जब पहले हिंदी में सीधे सीधे तरीके से बताया वो समझ में नहीं आया, ये दिखा भी रहा हूँ कि ये आई का कॉलम है, ये एफ का है। अब आप लोगों को ये चीज में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बता रहा हूँ ये आई का कॉलम है, ये एफ का है, तो एफ इंटू आई करना है तो एफ डीएक्स आता है। अब उसमें लोगों को कंफ्यूजन हुआ, हम बकायदा लिख लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर कि कौन सा कॉलम कहाँ से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे लिखने के बावजूद आप बोल रहे हो कि कॉलम कॉलम सीधे सीधे और कितना सीधा बताओ इसको। हाँ, तो आप लोगों को ये रहा आपका आई, एकदम बोल्ड करते जा रहा हूँ, और ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एफडीएक्स कितना आ गया आपका 0। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पर आई क्या है 1, इस आई को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस एफ के साथ, 30 के साथ, तो कितना आ गया आपका 30। फिर ये रहा आपका i2, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, ये 17 के साथ, तो कितना आएगा 34। फिर उसके बाद ये 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, ये नीचे जो 3 दिया इसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कितना आया 9। मतलब ये fdx कैसे निकला आपका, f मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी वो इनटू ये जो गिवन i था जो आपने निकाला था x सीरीज के लिए उसके साथ, तो क्या निकल गया fdx। अब जो fdx स्क्वायर निकालते वो कैसे निकालते हैं, आपने fdx को वापस किससे मल्टीप्लाई करना है, i से, तो ये रहा आपका fdx, 0 का मल्टीप्लिकेशन फिर से 0 के साथ, तो क्या आएगा 0। इस 13 का मल्टीप्लिकेशन फिर 1 के साथ, तो क्या आएगा 13। इस 34 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ, तो 68। फिर इस 9 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ, तो कितना आएगा 27। क्या निकल गया fdx स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू fdx स्क्वायर की वैल्यू, राइट। समझा कि कैसे निकालना है। अभी जिन लोगों को आई यूज नहीं करना है, अंकित ध्यान देना, मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आई वाला समझ में आ गया, यूज क्या करना है, आई हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि फिगर्स छोटे हो। अभी देखना मैं आई यूज नहीं करूंगा ना, हर जगह से आगे में एक एक जीरो बढ़ जाएगा, प्रोसेस सेम है, सिर्फ आगे में एक एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखना जिन लोगों को आई वाला कॉलम मेंटेन नहीं करना है, हाँ एक बार आया बता दो ना, जैसे 10 का डिफरेंस है, हाँ आई कैसे निकलो, ठीक है, हाँ आई कैसे निकला उसमें कंफ्यूजन है। हाँ अब क्या बोल रहे थे बोलो। जैसे 10 का डिफरेंस है, हाँ 1 2 3 के जैसा का 10 30 का डिफरेंस है, तो भी 1 2 3 आता है, आई हमेशा देखते हैं 0 to 1 0 to 1 0 1 2 3 हमेशा आता है। रीजन क्या होता है, आप कंटीन्यूअस सीरीज में एक रेगुलर कंटीन्यूअस फ्लो को क्या कर रहे फॉलो। ठीक है, तो तब भी देखना आई में जैसे आप मतलब कि आप 0 1 2 3 हमेशा लिख देना, क्योंकि
आई की वैल्यू हमेशा वही आने वाली क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूस इक्वल इंटरवल को फॉलो करते हो। हमेशा आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ही आती है बिकॉज इंटरवल कॉमन होते हैं और इंटरवल कॉमन होते हैं तो जब कॉमन इंटरवल को आप डिवाइड करते हुए आओगे तो आपको 1 2 3 4 लाइन से ही मिलता है और ये सारी बातें हम लोगों ने मीन के अंदर सीख रखी है इंटरवल वाली। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कि मुझे वापस यूनिट नंबर 2 पर आना पड़ेगा सिखाने के लिए आई वापस कैसे निकालते हैं। इसका मतलब अपन जो मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर में जो मीन पढ़े मतलब क्लियरिटी नहीं अपने को स्टिल अभी हाँ तो मतलब वहाँ भी तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर सीखा हुआ है ना अपन ने। जब वहाँ पर हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं फिर मिड वैल्यू से डीएक्स निकालते थे राइट, फिर डीएक्स से हम क्या निकालते थे आई। जैसे अगर आपके पास 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 अब आप बोलोगे कि सर हमेशा 10 का इंटरवल आएगा जरूरी नहीं है। ठीक है, मानिए आपकी बात 10 का इंटरवल आएगा ऐसा जरूरी नहीं। तो मैं 100 का इंटरवल ले लूं 0 से 100 100 से 200 200 से 300 300 से 400। अच्छा इसकी मिड वैल्यू कितनी आएंगी 50 150 250 350। अच्छा डेविएशन निकालेंगे तो हमेशा हम स्मॉलेस्ट को जब भी डेविएशन निकालेंगे तो 0 100 200 300 इंटरवल कितने का सब में कॉमन 100 का। तो सारे फिगर को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 0 1 2 3 आप कुछ भी इंटरवल ले लो आप 150 के इंटरवल से सॉल्व करो 0 से 150 का इंटरवल 150 से 300 का इंटरवल 300 से 450 का इंटरवल 450 से 600 का इंटरवल इसी में क्या निकालोगे कितनी आएंगी 75। फिर उसके बाद 225 निकाल के बताओ 225 फिर 375 करके देखो फिर उसके बाद 425 क्या निकल रही है मिड वैल्यू और फिर उसके बाद इस मिड वैल्यू का हम डेविएशन लेते हैं डीएक्स बोलते हैं जिसको तो 75 ये आपका अज्यूम्ड मीन था तो 75 में से 75 जाएंगे 0 फिर 150 फिर 300 फिर 450 और सबसे 150 का कॉमन इंटरवल है तो फिर से आई कितना आ जाएगा आपका 0 आपका 0 डिवाइडेड बाय 150 0 150 डिवाइडेड बाय 150 1 300 डिवाइडेड बाय 150 2 450 डिवाइडेड बाय 150 3। इतने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो अगर आप स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो कर रहे हो तो हमेशा आपको आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और वैसे इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसा आपको हमेशा इंटरवल देखने को मिलेगा मतलब आई वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है जब आप इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। और इवन तो आपने मीन आपको रेगुलर स्टार्टिंग से ठीक है आपने रेगुलर क्लास में भी जब आपने मीन के देख लेना स्टेप डिवीजन के कोई भी क्वेश्चन उठा लेना आपके पास 40-50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्टेप डिवीजन के जितने क्वेश्चन उठा के देख लेना कहीं पर ऐसा हुआ है कि आई की वैल्यू जो आई का कॉलम है 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ और आई होंगी। ठीक है, तो आई को लेकर आप जो इतना मतलब कंफ्यूजन वाला जो सीन क्रिएट कर रहे हो इतना कंफ्यूजन वाला सीन है नहीं आप लोग क्रिएट कर रहे हो सीन क्रिएट। ठीक है, आई मतलब सिंपल सा आपको जो आपने डीएक्स लिया था इस डीएक्स से हमने इंटरवल को डिवाइड कर दिया बेसिक रूल यही होता है आई निकालने का। और आई निकाला क्यों जाता है सिर्फ और सिर्फ स्टेप को छोटा करने के लिए। आई नहीं भी निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आई इसलिए लिया जाता है ताकि बड़ी बड़ी जो वैल्यूज आ रही है मल्टीप्लिकेशंस के टाइम पर वो ना आए छोटी वैल्यू आए कोई भी नंबर 1 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू छोटी आएगी। अगर वही 10 20 30 या जो आपका डीएक्स है डीएक्स 50 100 150 200 250 कुछ भी हो सकता है लेकिन आई हमेशा 1 0 2 3 4 ये लाइन से ही आएगा। तो आई हमेशा इसलिए लिया जाता है ताकि वैल्यूज छोटी हो। ठीक है, तो अगर स्टिल अगर किसी को आई से बहुत ज्यादा तकलीफ है आई वाला कॉलम ना बनाए अगर आपके पास कैपेबिलिटीज है बड़े बड़े फिगर्स को वहां पर मेंटेन करने के कॉलम के अंदर आप करना बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आई के साथ ही जाना वैल्यूज छोटी होती है कैलकुलेशन छोटे होते हैं राइट। तो अभी मैं फिलहाल पूरा सॉल्यूशन किसके हिसाब से कंटिन्यू कर रहा हूं आई के साथ। ओके, तो जैसे इधर भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ये एफ डी वाई कैसे निकाला था एफ डी वाई आई का कॉलम इनटू फ्रीक्वेंसी के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन और ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई अपने को ये हॉरिजॉन्टल वाला आई देखना पड़ेगा जो 0 था। ठीक है, ये आई का कॉलम था और ये 12 फ्रीक्वेंसी थी। तो बताओ 0 इंटू 12 करूंगा तो एफ डी वाई कितना आएगा 0 और फिर अगला ये 1 है 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा ये फ्रीक्वेंसी के साथ तो 1 इंटू 11 कितना आएगा 11। उसी तरीके से अब ये 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ कितना आएगा
24 और वैसे ये 4 है, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 6 के साथ कितना आएगा 24। तो क्या निकल गया आपका एफ डी वाई। अब उसी तरीके से एफ डी वाई स्क्वायर निकालना है। तो देखो एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकालना है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर मत कर देना, वो याद रखना है, डायरेक्ट एफ डी वाई का स्क्वायर नहीं निकालना है। क्या करना है, एफ डी वाई को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो ये रहा आपका एफ डी वाई का कॉलम 0, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा, तो एफ डी वाई स्क्वायर भी कितना आएगा 0। फिर इस 11 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करना है, तो भी क्या आएगा 11। फिर इस 24 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ करना है, तो क्या आएगा 48। फिर उसके बाद इस 24 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करना है, तो क्या आएगा 72। फिर उसके बाद ये 24 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करना है, तो क्या आएगा 96। समझ में आ रहा है अभी, एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकालना है, एफ डी वाई इंटू आई करना है। डन, इतनी बातें समझ में आई, पक्का। सर अब एफ डी एक्स डी वाई कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पहले आपको अंदर जो फ्रीक्वेंसीज है ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो dx से dy जो है ना, इसके लिए पहले आपको ये अंदर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जैसे कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसीज का पहले तो ये आई का मल्टीप्लिकेशन आपस में करो, क्योंकि ये आई का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, dx और dy का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब आप i इंटू आई, ये वाला i किसके लिए, dx के लिए, और ये वाला i किसके लिए, dy के लिए, इसका मतलब आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, dx dy मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको dx dy मिल जाएगा। तो आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 0 इंटू 0 क्या आएगा आंसर, 0 इंटू 1 क्या आएगा आंसर, 0 0 इंटू 2 क्या आएगा आंसर, 0 0 इंटू 3 0 0 इंटू 4 0। राइट, तो आपने पहले क्या किया, इस dx और dy का आपस में मल्टीप्लाई किया, जिसको हमने शॉर्ट करके आई के फॉर्म से लिखा हुआ। उसी तरीके से अगले कॉलम का भी करना है आपको, 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 3 3 1 इंटू 4 4। उसी तरीके से 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 4 8। फिर उसी तरीके से 3 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3 9 3 इंटू 4 12। और ये क्या करते जा रहे हो, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर के पूरे आई के साथ किया, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरा किया, तो ये क्या मिलता है क्या मुझे, dx dy, ठीक है, dx dy। अब इस dx dy का मल्टीप्लिकेशन इस फ्रीक्वेंसी के साथ करूंगा, तो क्या मिल जाएगा, f dx dy मिल जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर 8, तो इस 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करूंगा, तो क्या आएगा 0 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0। फिर वैसे 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ 5, फिर ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 6, फिर ये डैश का 0 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 0, फिर ये 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 20, फिर उसके बाद ये 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 4, फिर ये 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 32, और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ 18, और ये 0 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ 0। उसी तरीके से यहाँ पर 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 0 6, 0 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ मतलब 0 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ मतलब 18, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ मतलब 12। तो ये क्या निकला आपका एफ डी एक्स डी वाई, और इन सब की जो आपने ये जो निकाला है ना, इन सब की टोटल मान लो 0 0 0 0, तो टोटल कितना आ गया 0। फिर 0 5 प्लस 4 9 प्लस 0 मतलब टोटल 9। फिर 0 6 कैलकुलेट करके बता देना, 0 6 32 मतलब और 0 मतलब 38, और उसी तरीके से 0 0 80 80 मतलब 36, उसी तरीके से 20 12 मतलब 32, और वैसे इधर भी निकालना था, ठीक है, 27 ये ठीक है, और ये ओके। एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला हमने, तो
एफ डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हुआ? आई के साथ। 0 इंटू 0 क्या गया? 0 13 इंटू 8 13 34 इंटू 2 68 9 इंटू 3 27 ठीक है। ओके उसके बाद फिर से जैसे इधर आपने एफ डी एक्स डी वाई की टोटल निकाले थे वैसे इधर भी टोटल मार लीजिए 0 0 0 0 0 0 फिर वैसे इधर 5 और ये क्या था 6 11 11 और 20 31 ठीक है। फिर 0 और ये 4 4 और 32 36 36 और 18 54 और इधर भी 0 0 0 30 18 और 12 30 30। अब इसकी टोटल मारो देखना दोनों की टोटल हमेशा कॉमन आएगी। इस टोटल को नाम देते हैं हम लोग समेशन एफ डी एक्स डी वाई 115 100 15 दोनों साइड से करके देख लो। पे उतरी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल और उसी तरीके से यहाँ पर इसकी टोटल मान लो तो इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन एफ डी वाई इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन एफ डी वाई स्क्वायर इसको नाम देंगे समेशन एफ डी एक्स इसकी टोटल को नाम 83 देंगे समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर। आप क्या बता रहे हो? एफ डी वाई एफ डी 83 वाई मतलब ये हाँ 83 83 3 क्या मतलब स्क्वायर। ओके फिर एक्स का या वाई का एक्स 108 कितना 56 56। अब आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है मतलब आपके पास अगर आप देखो तो n अवेलेबल था कितना था 49 समेशन एफ डी एक्स अवेलेबल है समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अवेलेबल है उसके अलावा समेशन एफ डी वाई अवेलेबल है समेशन एफ डी वाई स्क्वायर अवेलेबल है और समेशन एफ डी एक्स वाई समेशन एफ डी एक्स डी वाई भी अवेलेबल है। ये सारी चीज अवेलेबल है बस अब आपको फॉर्मूला यूज करना था जो आपने इसके पहले इंडिविजुअल सीरीज में भी यूज किया था। क्या था फॉर्मूला उसका? समेशन एफ डी एक्स डी वाई इनटू एन माइनस समेशन एफ डी एक्स इनटू समेशन एफ डी वाई फिर अंडर रूट दो बार एक एक्स टर्म्स के लिए और दूसरा वाई वाई टर्म्स के के लिए लिए समेशन समेशन एफ डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर इनटू माइनस समेशन एफ डी का एक्स होल का होल स्क्वायर स्क्वायर सिमिलरली समेशन समेशन एफ एफ डी डी वाई वाई का स्क्वायर स्क्वायर इनटू इंटू एन एन माइनस माइनस समेशन समेशन एफ एफ डी डी वाई वाई का का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूले में वैल्यू रखना है मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करवाना है। अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ये सेम चीज के लिए आपको बताते हुए चल रहा हूँ ठीक है। अच्छा 1 मिनट के लिए बस अंकित एंड वो सारे लोग जिन लोगों को आई से थोड़ी दिक्कत है मैं आई वाला कॉलम बिल्कुल हटा देता हूँ। एक बार इसका कोई पिक ले लेता है क्या? एक पिक ले लो हो गया। चलो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ इरेज कर देता हूँ आई वाला कॉलम नीचे ठीक है। अगर आपको आई मेंटेन नहीं करना है लो मैं आई वाला एक कॉलम में हटा दूं ये 0 ठीक है। इधर से आई के कॉलम हमने गायब कर दिए। चलो आई वाला कॉलम हो गया गायब तो आपको फिर सिर्फ 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर आपने आई वाला कॉलम गायब कर दिया तो आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 3 ठीक है। अब आप लोग जब यहाँ पर एफ डी एक्स निकालने जाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी थी 16 16 ही थी यहाँ पर ये 16 का मल्टीप्लिकेशन सीधा डी एक्स के साथ करोगे। अगर आप आई मेंटेन नहीं करते तो फिर आप बोल सकते हो एफ इंटू क्या करना है हमने डी एक्स तो एफ डी एक्स आ जाएगा। तो 16 इंटू 0 0 राइट ये बात समझी? हेलो फिर अगला 13 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 13 इंटू 10 130 फिर 17 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 340 और फिर 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 90 बराबर। और उसके बाद एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेगा? एफ डी एक्स निकला है इसको फिर से डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। एफ डी एक्स कैसे निकलेगा स्क्वायर? एफ डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो
एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये आपका एफ डी एक्स निकला था 0, फिर से इस 0 का मल्टीप्लिकेशन इस 0 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर 0। फिर 130 का मल्टीप्लिकेशन फिर 10 से करो, कितना आएगा, 1300 आ जाएगा। यस सर। और फिर 340 का मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ करो, 6800 आ जाएगा। और 90 का मल्टीप्लिकेशन वापस 30 के साथ करो तो 2700 आ जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर वैल्यूज बड़ी हो रही है आपकी, ठीक है। अगर आई में देखते तो वैल्यू छोटी आ रही है, यार एक एक जीरो और दो दो जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्यों एक जीरो बढ़ रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टाइम्स आपने लिया, और यहाँ पर दो जीरो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जस्ट डीएक्स को फिर से डीएक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्वाइस आपका वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 20 से या 30 या 40 से, दैट्स व्हाई आप दो दो जीरो बढ़ रहे। वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका जीरो, करके देख लेना, जीरो का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ करते तो जीरो आता, फिर जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करते तो जीरो आता, फिर वैसे ही 11 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ करते तो 110 आता, और 110 का मल्टीप्लिकेशन फिर से 10 के साथ करते तो 1100 आ जाता, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको अगर आई मेंटेन नहीं करना है तो करना पड़ेगा। फिर आपकी अंदर की वैल्यू बड़ी होगी है, फिर अंदर भी 0 into 0 तो ठीक है, लेकिन 10 into जब ये 10 करोगे तो यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, यहाँ 200 लिखना पड़ेगा, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 200, 400, 600, 800, ऐसे तो वैल्यू बड़ी होगी। फिर वो वैल्यू का जैसे 400 है तो 400 into 8 करोगे तो 3200 आएगा, मतलब आई नहीं होने की वजह से वैल्यू सिर्फ बड़ी आती है, वो मल्टीपल ऑफ 10 या 100 मल्टीपल ऑफ 100 इसमें वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो आप लोगों की थोड़ी सी माइंडसेट को देखते हुए एक छोटा सा एग्जांपल ठीक है। एक नहीं नहीं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ अभी, और मुझे वॉइसेस इधर उधर से आई, थोड़ी सी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ढके रहते हैं बट फिर भी आता है, और बता सकता हूँ इस रो से आया है, नंबर भी बता सकता हूँ, 4th नंबर के रो के बैंक से आया हुआ है। हाँ चलो चलो मार्क्सिन स्टेटा बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, मार्क्सिन स्टेटा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बड़ा डेटा नहीं देता, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 बस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मार्क्सिन मैथ्स भी दे दिया, सपोज करो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, सपोज करो 5, 8 डैश 2, 7, 3, 8 डैश 2, इसकी टोटल मार लेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी तो कितनी आ जाएगी, 5 2 7 8 15, यहाँ पर जाएगी 15, यहाँ जाएगी 5, मतलब टोटल कितनी हो जाती है 35। वैसे इधर भी टोटल आ जाएगी 8 और 5 आपका 13, 7 3 10 2 12 और 8 और 2 10, ठीक है। ये क्या बन गया आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखो जिन लोगों को ये कॉलम से ये पूरा फॉर्मेट बनाने में दिक्कत है, फॉर्मेट भी बनाना बड़ा आसान है, आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो, ये तो कर सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी वाले कितने 1 2 3 और ऐसे में भी 1 2 3, ठीक है। मतलब आपको ये फ्रीक्वेंसी वाले बस कॉलम बना लो, एक काम करो सर, कॉलम बना कैसे बात करेंगे, जरूरत नहीं समझता इस बात का रिस्पांस करने का, ऐसा बता दो क्वेश्चन अच्छा है। जिसके थॉट ही ऐसे जब से कॉलम बना के बेटर है कि मतलब ऐसे लोगों को क्या रिस्पांस करना है, सोच के आ रहा है कि सर कॉलम भी बना के आएंगे, ठीक है। फॉर्मेट पे नहीं, स्टैटिस्टिक्स में फाइनल आंसर्स में मार्क्स देते हैं, फॉर्मेट में मार्क्स नहीं होते, ठीक है। ये देखो जैसे कि आप लोगों को अगर फॉर्मेटिंग में डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन में कितनी फ्रीक्वेंसी से कॉलम के आता है, ऐसे में 3 थे और ऐसे में भी 3 थे क्या, ये तो बना सकते हो। यस सर। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लो एज इट इज, क्या थी फ्रीक्वेंसी 5 8, एक बार देख लो फ्रीक्वेंसी क्या थी 5 8 डैश, ठीक
दो सात तीन सॉरी 5 8 डैश फिर क्या था 2 2 7 7 3 3 8 डैश 2 8 डैश 2 ठीक है चलो क्या थी फ्रीक्वेंसी इसकी 5 5 8 8 डैश डैश 2 7 3 7 3 8 डैश 2 डैश एंड 2 इतना भी किसी को दिक्कत नो ठीक है जो लोग आई इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं वो लोग इधर एक्स्ट्रा 4 कॉलम बना ले इधर भी 4 कॉलम बना ले इधर भी 4 कॉलम बना ले इधर भी 4 कॉलम बना ले ठीक है समझा कि एकदम स्टैंडर्ड वे हो गया पहले आप क्या करो फ्रीक्वेंसी का बॉक्स जैसा क्वेश्चन में गिवन है और कोशिश करो सेंटर पे बनाओ ताकि 4 इधर के लिए जगह बचे रहे 4 इधर के लिए जगह बची रहे 4 इधर के लिए 4 इधर के लिए अब बोलो इसमें भी कंफ्यूजन है क्या नो ये तो आपने क्वेश्चन से एज इट इज बॉक्स उठा लिया जैसा क्वेश्चन में गिवन था ठीक है अब मैंने 4 4 वाला फंडा इसलिए आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर ठीक लगा था 4 4 4 4 हर जगह ठीक है ऐसा देखा जाए तो क्वेश्चन में एक जो ये टोटल वाला कॉलम है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है ठीक है इधर भी टोटल वाला कॉलम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है ठीक है तो चलो मैं 4 कॉलम जो बोल रहा हूँ मैं 4 कॉलम पहले यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 वैसे यहाँ नीचे भी बना लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 ठीक है फिर वैसे इधर भी 4 करना है ठीक है इधर भी 4 करना है और इधर भी 4 कॉलम करने थे तो ये एक कॉलम पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा उधर भी 1 2 3 4 और ये पूरा आपका जो है ना पूरा मैच होना चाहिए आखिरी तक के पूरा क्योंकि ये जो रोज है आपके जो कॉल्स है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और वैसे इधर भी आपके पास डेटा दिया हुआ था कितना 3 दिया हुआ था टोटल इधर भी आपके पास ये डेटा पूरा मैच कर लो और नीचे भी फॉर्मेट बनाने में तकलीफ है अभी भी ये आप लोगों को फॉर्मेट बनाने का एक आसान तरीका आप क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बस देकर देख लो ऊपर 4 लेफ्ट राइट और डाउन में भी 4 4 एक्स्ट्रा अब पहले वाले कॉलम में क्या आता है क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है पूरा का पूरा मार्क्स इन जो भी दिया होगा शायद स्टैटिस्टिक्स दिया था क्या और इधर शायद मार्क्स इन मैथ्स राइट तो ये वाला जो पूरा रो है ये पूरा ये किसको डिनोट कर रहा है ये जो डिनोट कर रहा है सपोज आप इसको y मान के चल रहे हो और इसको पूरा क्या मान के चल रहे हो x तो यहाँ आपको मार्क्स दिए होंगे 0 टू कितना दिया था 20 20 टू 40 40 और 40 40 टू 60 60 ये तो क्वेश्चन में दिया है ना आपने अपना दिमाग लगाया कि इसमें बस सही जगह पर वैल्यूज को रखा है आपने तो ये मार्क्स आपको कहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन में यहाँ कितना दिया था 0 से 30 30 से 60 60 और 60 से 60 to 90 इतनी बात क्लियर हुई क्या yes पक्का अच्छा क्वेश्चन में आपको एक टोटल भी दिया जाता है इसकी टोटल कितनी थी 5 2 7 और 8 15 15 इसकी भी कितनी थी 15 15 और इसकी 5 भी थी 5 इसकी भी आपको टोटल दी होगी 12 12 12 12 नहीं ये क्या होगा ना sorry 13 स्टार्टिंग वाला क्या था 13 13 ये क्या आपका 13 ये 12 क्या है 12 और ये क्या है 10 दोनों की टोटल मारोगे तो इसी को हम एन बोलते हैं एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 35 राइट ये दोनों की टोटल कॉमन ही चाहिए हमेशा इनमें दो चीज कॉमन मैच कर जाती है एक एन की टोटल और दूसरी ये जो लास्ट वाली जो आती है ना समेशन एफ डी एक्स डी वाई ठीक है ये टोटल भी आपकी क्या कर जाएगी मैच कर जाएगी राइट अच्छा मुझे बताओ अभी तक के मैंने सॉल्यूशन कुछ स्टार्ट किया है no सिर्फ क्या किया है question क्वेश्चंस को इस फॉर्मेटिंग्स के अंदर बस सेट कर दिया डन अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब सॉल्यूशन पे ध्यान देना कि ये चीज आपको नहीं आती है रिकॉग्नाइज करना आपको मिड वैल्यू निकालना है क्योंकि डेविएशन निकालने के लिए पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ता है मिड वैल्यू आती निकालते हैं कितनी आएगी 15 45 45 and 70 75 और फिर इस मिड वैल्यू से हम डेविएशन निकालेंगे जिसको हम dy बोलते हैं क्या बोलते हैं dy तो हम इंटरवल कॉमन ये सॉरी जो अज्यूम लिमिट है 15 को मान लूं तो मेरा dy कितना आ जाएगा 0 30 0 30 एंड 60 60 बराबर और i मतलब हम इस dy को स्मॉल कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं जिसको नहीं करना है कॉलम में मेंटेन ना करें राइट तो कितना आ जाएगा 0 0 1 1 2 2 डन
कैसे निकला है, इसके लिए आई वाले कंफ्यूज हो रहे हो, तो हमने dy को डिवाइड कर दिया इंटरवल से, और इंटरवल था हमारे यहाँ पर 30 का, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 30 1, 60 डिवाइडेड बाय 30 2। उसी तरीके से इधर x सीरीज में भी करेंगे, पहले मिड वैल्यू ले लेंगे, कितनी आएगी मिड वैल्यू इसकी 10, इसकी 30, इसकी 50, और फिर dx कितना आ जाएगा आपका, तो इसको अज्यूम कितनी मान के चलो, तो 10 में से 10 जाएगा 0, 30 में से 10 जाएगा 20, और 50 में से 10 जाएगा 40, और फिर इंटरवल कितने का दिख रहा है, 20 का इंटरवल है, तो ये dx को मैं डिवाइड कर दूंगा, इससे इस dx को डिवाइड कर दूंगा 20 से, क्योंकि इंटरवल 20 का है, तो 0 डिवाइडेड बाय 20 0, 20 डिवाइडेड बाय 20 1, 40 डिवाइडेड बाय 20 2, बन गए कॉलम्स। अब आपको क्या करना था, आपको इधर एफ डी एक्स निकालना है, एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और एफ डी एक्स डी वाई निकालना है, बराबर। तो ये एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू, एक मिनट, हेलो हेलो, नहीं वापस करता हूँ, 10 मिनट बैच हो रहा हूँ, 10 मिनट में, बस 10 मिनट में करता हूँ, हाँ ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, f इंटू डी एक्स, एफ मतलब ये जो टोटल है ना, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा आपने टोटल, तो टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है आपको, किसको, dx को, लेकिन dx को तो हमने शॉर्ट करके क्या कर दिया है, i में कन्वर्ट, तो हम dx की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, i, यानी कि हम dx से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे करेंगे, क्योंकि dx को छोटा करके i लाएंगे, राइट। तो जिनको कंफ्यूजन हो गई इस dx वर्ड से, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि dx को छोटा करके i लाया गया है, मतलब i जो है वो dx को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन शायद कम आ पाएगी इसमें। तो बताओ 13 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, फिर 12 इंटू 1 12, फिर 10 इंटू 2 20, फिर वही सेम एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, तो जो आपने ऑलरेडी जस्ट अभी आपने एफ डी एक्स निकाला, उसको फिर से एक बार आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 20 इंटू 2 40, और ये तो एफ डी एक्स जो भी है वो तो आपको इधर की जब टोटल आएंगी तब काम आएगा, ये एफ डी एक्स इनकी टोटल होती है, बट अभी जब तक की वैल्यू नहीं आएंगी तब तक हम क्या नहीं निकाल सकते, समेशन एफ डी एक्स एफ डी वाई की टोटल नहीं निकाल सकते, राइट। अच्छा इधर भी हम निकाल देते हैं, इधर भी क्या निकालना है, एफ डी वाई और एफ डी वाई स्क्वायर, और ये जो एफ डी एक्स डी वाई वो तो इन सबका टोटल आता है। चलो इधर भी बताओ जरा क्या आएगा, इधर 0 इंटू 15 0, 1 इंटू 15 2 इंटू 5, और एफ डी वाई कैसे निकल जाएगा आपका, 0 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15 इंटू 1 15, और फिर 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20, डन। अब एफ डी एक्स डी वाई चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको पहले एफ डी एक्स जो है ये पहले निकालो तो सही, तो ये कैसे निकलता है, ये आपका dx और ये dy को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx dy मिल जाएगा, और फिर उसको इस फ्रीक्वेंसी के साथ इंडिविजुअल लेवल पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है ये किसको डिनोट करता है, f dx dy को डिनोट करता है, तो 0 इंटू 0 0, और इस 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 0, ठीक है। वैसे यहाँ पर 0 इंटू 1 0, और इस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 0, फिर इस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो क्या आएगा 0, और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, बराबर। उसी तरीके से 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, ठीक है, और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, फिर उसी तरीके से 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1, और इस 1 का 7 के साथ करूंगा तो 7, उसी तरीके से इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हुआ तो 2, और ये 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, उसी तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, और 8 इंटू 0 करेंगे तो 0, फिर 2 इंटू 1 2, लेकिन 2 का फिर इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, फिर 2 इंटू 2 4, और फिर 4 करेंगे तो फिर किसके साथ हो गया 2 के साथ, तो क्या आ गया 8। तो ये जो बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है, ठीक है, थोड़ा सा बड़े कॉलम में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है, यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो ना ये एक्चुअली dx dy निकल रहा है, क्या निकल रहा है dx dy, और फिर इस dx dy को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या निकलता है f dx dy, और इसी की टोटल मारते हैं हम लोग, जैसे ये 0 0 0 0
कितना आ गया? Zero. 0। ये इसकी टोटल आ गई समेशन, बराबर। वैसे इस सीरीज के अंदर 0 7 0 7, वैसे 0 6 8 14, बराबर। उसी तरीके से ऐसे वर्टिकल में भी टोटल मार लेंगे, 0 0 0 0, 7 और 6 13, और यहाँ पर 8, और जब इन दोनों की टोटल करेंगे तो कॉमन टोटल आएंगे 21। तो ये अंदर का ये तीनों का मतलब समझ में आएगा क्या निकलता है? Yes. फ्रीक्वेंसी इनटू डी। अच्छा, अब ये dx dy कैसे निकलता है? तो ये i dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये i dy को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम i इनटू i, x का i और y के i को आपस में मल्टीप्लाई करके पहले ये निकालते हैं और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ करके ये निकालते हैं। ओके ना, थोड़ा इत्मीनान से यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये वाला वापस देखने की कोशिश किया। अब तो टोटल ही मानना है। इसकी टोटल को नाम क्या देंगे? समेशन एफ डी वाई। इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन एफ डी वाई स्क्वायर। इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन एफ डी एक्स, और इसकी टोटल को नाम देंगे एफ डी एक्स स्क्वायर, और इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन एफ डी एक्स डी वाई। 25 वाई का 25 35 और टोटल ये 35 और 32 50। डन। अब बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूलेज में वैल्यूज को रख देना। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूलेज में वैल्यूज को क्या कर देना है? पुट कर देना। ठीक है, रख के देख ले या वो रखोगे? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूले में आराम से रखकर क्या करना? सॉल्व करना। मैं जस्ट वैल्यूज को सिर्फ रख के दे रहा हूँ, बाकी आगे का सॉल्यूशन आप लोगों को। क्या है समेशन? ठीक है, क्या बोले? चलो यहाँ पर क्या था? 21 इंटू एन कितना था? 35 माइनस समेशन एफ डी एक्स कितना था आपका? 32 इंटू 25। नहीं, समेशन एफ डी एक्स और डी वाई है, तो ये 32 है एक और एक 25 है, और वो जो आप 35 बोल रहे हो वो स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 35 इंटू 35, 35 है एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और 35 एन की वैल्यू है, माइनस 32 का होल स्क्वायर, और फिर 52 इंटू 35 माइनस 25 का, और इसको क्या करना है? फिर सिंप्लीफाई करना। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? नहीं नहीं। अच्छा, फाइनल आंसर निकालने के लिए बोल रहे हो? वो नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ कोरिलेशन है। ठीक है, तो कोरिलेशन 1 के नीचे आता है। ठीक है, अगर आप इनटू उसको अगर 10 है या इंटरवल से अगर आप मल्टीप्लाई करने जाते हो तो क्या होगा? एक मिनट पहले निकाल के बताओ, वैल्यूज देख के बता देता हूं एक बार। ओके, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ तो इसको। 7 35 और 800 डिवाइडेड बाय 1225 माइनस 1024, फिर इधर 1820 माइनस, फिर ऊपर माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा -65 डिवाइडेड बाय 2 ओके, फिर इसको इसका स्क्वायर रूट करना 14.36। अब नीचे वाले को पहले आपस में 4 पॉइंट, फिर माइनस 0 पॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई में 3 करने का जाते हो तो क्या हो जाएगा? 1 के ऊपर चलेगा, तो आपको इंटरवल में मल्टीप्लाई करना ही करना। ठीक है, क्या हो रहा है? ऊपर की भी वैल्यू सारी इससे मल्टीप्लाई होगी तो नीचे की भी होगी, तो अल्टीमेटली आंसर आप
सारी वैल्यू 10 से डिवाइड होकर आई है, मतलब मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी 10 करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंटरवल को लेना उनके लिए भी सेम इज आंसर सेम ही चाहेगा, बस हर जगह क्या होगा, इधर भी तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इधर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इधर भी तो बढ़ेंगे, नंबर तो दोनों साइड ऊपर भी बढ़ रहा है, आपके न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी चेंज हो रहा है, राइट। चलो तो इसके एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के पास जो नोट ग्रुप में क्या है, नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहां से क्या कीजिएगा, एक वाइब्रेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट, क्योंकि देखो मेन गाड़ियां कहां पर अटकेंगी, टेबल, जब तक ये 2-4 क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस नहीं होंगी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को एकदम परफेक्ट वन शॉट में सारी चीज एकदम परफेक्टली आ जाएंगी, बट अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो दिक्कत होगी। मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ इस टॉपिक का, कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, किसी नोट में क्या चीज, अच्छा बच्चा को ओके तो हम लोग एक दिन रिवीजन का सेशन और एक्सटेंड करने वाले हैं, अब वो कब करेंगे, तो आज ही करना पड़ेगा क्योंकि कल फुल टेस्ट सीरीज है ना अपनी, ठीक है, तो आज एक बार अपने को रिवीजन और करना है, यूनिक में करें आज के लिए यूनिक आना नहीं है कि सारे किसी को, अच्छा इसमें कोरिलेशन का प्रॉब्लम नहीं डाला है, चलो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ ना कोरिलेशन के प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, ये नोट्स में लास्ट वाली यूनिट से नहीं है, मतलब कोरिलेशन वाली यूनिट नहीं है इसमें, ये यूनिट 3 तक की नोट्स है, ठीक है, तो मैं कोरिलेशन वाले प्रॉब्लम कहाँ डालता हूँ आप लोगों के ग्रुप